हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी 30 वीडियो होगी जो किस पे होगी, जो किसकी होगी, एलटी की होगी। अभी तक मैंने एलटी की 29 क्लास ले लिया है जो कि थ्योरी क्लास है। ये कौन सी क्लास है? ये आपकी थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास मैंने 29 क्लास ले दिया है। आज आपकी ये 30 क्लास होगी और 30 क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है स्टॉपिंग बाय ओट्स स्नोवी इवनिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें लेकिन उसको पढ़ने से पहले, हालांकि जो पोयम है वो बहुत छोटी है तो, लेकिन उसके बारे में हमको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी पढ़ना रहेगा क्योंकि उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको चाहिए ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो भी बायोग्राफी वगैरह है तो वो हम पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ेंगे, देन उसके बाद आपकी पोयम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको पूरा कंप्लीट करना है। चूँकि ये थ्योरी पीडीएफ है और चूँकि मैंने कहा है कि एलटी की क्लासेस मैं कराऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी, यूट्यूब पे कराऊंगी, तो इसी वजह से मैं पूरा लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ चाहूँ तो मैं सिर्फ पोयम पढ़ा दूँ। पोयम बहुत छोटी छोटी रहती है, बहुत सारी पोयम है जो बड़ी बड़ी भी रहती है, तो इसमें चाहूँ तो ठीक है। तो इसलिए मुझे हर चीज़ पढ़ानी रहती है, पोयम के साथ साथ उससे रिलेटेड उस राइटर का जो बायोग्राफी है वो भी पढ़ना रहेगा, सब कुछ पढ़ना रहेगा। तो मैं सोचती हूँ कि एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो ये आपके आज की जो क्लास होगी ये 30 क्लास होगी जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आपको यहाँ पे एलटी की क्लासेस, पीजीटी की क्लासेस, टीजीटी की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एलटी की क्लासेस आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने एक प्रूफ भी है, जिसमें मैंने 30 क्लास आज देने जा रही हूँ जो कि थ्योरी क्लासेस है। ठीक है, सारा एक एक राइटर को मैं उठा रही हूँ और राइटर की सिर्फ पोयम को नहीं पढ़ा रही हूँ, राइटर से जो भी रिलेटेड सारे हैं उसको भी पढ़ा रहे हैं, देन उनके वर्क को भी हम देख रहे हैं जो एलटी में है, डिस्क्राइब है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, लाइक किया करिए। सिर्फ क्या मांगती हूँ मैं? लाइक, फीडबैक, सब्सक्राइब। शेयर करो या मत करो, शेयर तो नहीं करना रहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता कि किसके पास शेयर करूं, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड फीडबैक देख सकते हो। ठीक है, फीडबैक भी दे सकते हैं आप अपना, तो ये तो आपके ऊपर है, जो आपका कुछ नहीं जाने वाला उससे, तो आप दे सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एलटी के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जीआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अगर हम बात करें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये इनका टाइम पीरियड है 1874 में ये जन्मे थे, 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट, ये अमेरिकन पोएट्स में से एक माने जाते हैं। फेमस फॉर कैप्चरिंग द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड एंड एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ह्यूमन ट्रूथ इन सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें, ये अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट में से एक हैं और ये न्यू इंग्लैंड यानी कि अमेरिका का एक क्षेत्र है, उसके ग्रामीण जीवन को अपनी पोइट्री में उतारते हैं। ठीक है, मतलब अपनी पोइट्री में उस ग्रामीण जीवन को ये दिखाते हैं, उतारते हैं, और जो उसकी सरल रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है उसके लिए ये फेमस है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ एंड बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फुल नेम वॉज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये नाम याद रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। ही वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26, 1874। इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हिज फादर की अगर हम बात करें, इनके पिता की बात करें, ठीक है, इनके परिवार में अगर बात करें तो हिज फादर विलियम, इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या था? विलियम प्रेस्कॉट। ठीक है, फ्रॉस्ट जूनियर वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड हिज मदर इसाबेले मूडी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके पिता की तो विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर हैं जो कि एक जर्नलिस्ट थे और इनकी माँ इसाबेल मूडी इनकी माँ का नाम था। सॉरी, क्या हो गया? ठीक है, इसाबेल मूडी इनके माँ का नाम था
ये ध्यान रखना है। और इनके फादर का नाम था विलियम प्रिस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, ये इनके फादर का नाम था, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, और इनकी माँ का नाम इसाबेल मूडी था, ये ध्यान रखना है। वॉज ए स्कूल टीचर ऑफ स्कॉटिश डिसेंट, जो क्या थी, इनकी मदर क्या थी, स्कॉटिश डिसेंट की एक स्कूल शिक्षिका थी, स्कूल टीचर थी, ठीक है। अगर इनके बचपन की बात करें हम, इनके साथ बचपन में एक ट्रेजेडी हो गई। क्या था? फ्रॉस्ट चाइल्डहुड वॉज मार्क्ड बाई ट्रेजेडी एज हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस व्हेन रॉबर्ट वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें बचपन की ट्रेजेडी इनके साथ क्या हुई, फ्रॉस्ट का बचपन बहुत ट्रेजिक था, ठीक है। इनके साथ ट्रेजेडी हुई क्योंकि जब ये 11 साल के थे तो इनके पिता की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस था, जो कीड्स को बीमारी थी, है ना। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई जब ये 11 साल के थे, ध्यान रखना है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ फ्रॉस्ट मदर मूव द फैमिली टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स टू लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अ मूव दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर कनेक्शन टू न्यू इंग्लैंड लाइफ। तो ये ध्यान रखना है कि पिता की डेथ के बाद फ्रॉस्ट की जो माँ थी वो पूरे परिवार को लेकर लॉरेंस मैसाचुसेट्स में अपने दादा दादी के पास रहने चली गई थी, और इसी चेंजेस ने न्यू इंग्लैंड के जीवन में उनके जुड़ाव को बहुत गहराई से प्रभावित किया, जो बाद में उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। ही ब्रीफली अटेंडेड डार्थमाउथ कॉलेज एंड लेटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट ही डिड नॉट कंप्लीट अ डिग्री एट ईदर इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, एजुकेशन की, तो इन्होंने कुछ समय के लिए डार्थमाउथ कॉलेज में और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री पूरी नहीं की, ठीक है। 1895 फ्रॉस्ट मैरिड एलिनोर मिरियम वाइट, हिज हाई स्कूल को वैलेडिक्टोरियन, हु बिकेम अ लाइफ लॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर हिज पोइट्री। तो ये ध्यान रखना है। शादी की अगर हम बात करें तो 1895 में फ्रॉस्ट ने एलिनोर मिरियम वाइट से शादी की। ये नाम याद रखना, इनकी वाइफ का नाम है एलिनोर मिरियम वाइट, ठीक है। इनसे शादी की थी, ठीक है, एलिनोर मिरियम से इन्होंने शादी कर लिया था। और ये कौन थी? ये हाई स्कूल में इनके साथ थी, वो सबसे अच्छा मार्क्स पाने वाली थी, मतलब हाई स्कूल में जब ये लोग साथ में थे। तो एलिनोर जो जीवन भर इनकी पोइट्री के लिए एक इंस्पिरेशन बनी रही, ठीक है। फ्रॉस्ट फैमिली लाइफ वॉज फिल्ड विद पर्सनल ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ 4 of his 6 चिल्ड्रेन, हिज वाइफ एंड स्ट्रगल्स विद डिप्रेशन विद इन द फैमिली। अगर हम बात करें पर्सनल दुख की इनकी, तो फ्रॉस्ट का जो पारिवारिक जीवन था वो पर्सनल ट्रेजेडी और दुखों से भरा रहा। उनके 6 में से 4 बच्चे और उनकी पत्नी की डेथ हो गई, और परिवार में उन्हें डिप्रेशन जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा। अर्ली करियर एंड पोइटिक बिगनिंग्स की अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है। अगर हम इनके अर्ली करियर एंड पोइटिक बिगनिंग्स की बात करें, शुरुआती इनकी करियर की बात करें, इनकी पोइटिक शुरुआत कैसे हुई, तो हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम वॉज माई बटरफ्लाई एंड एलिजी 1894 विच अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट। तो ये याद रखना है कि इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? माई बटरफ्लाई एंड एलिजी, जो 1894 में द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट नाम की एक मैगज़ीन में छपी थी। ये एक मैगज़ीन था, ठीक है, द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट, ये क्या था? एक मैगज़ीन था, इसी मैगज़ीन में ये छपी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रॉम 1900 to 1909 फ्रॉस्ट लिव्ड इन अ फार्म इन डेरी, न्यू हैम्पशायर, वेयर हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ रूरल लाइफ शेप्ड हिज पोलिटिकल थीम्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनके पोइट्री में ना ग्रामीण जीवन का, यानी कि आप बोल सकते हो रूरल लाइफ का काफ़ी अनुभव था। यानी कि 1900 से लेके 1909 तक फ्रॉस्ट डेरी, न्यू हैम्पशायर के एक फॉर्म पर रहें। यहाँ ग्रामीण जीवन के एक्सपीरियंस ने, अनुभव ने इनकी पोइटिक स्टाइल, इनके विषयों को एक ठोस आकार दिया। मतलब ये 1900 से लेके 1900 तक कहाँ थे? फ्रॉस्ट एक डेरी, न्यू हैम्पशायर के एक फॉर्म पर काम कर रहे थे, वहाँ पे थे। तो वहाँ का जो जीवन था ग्रामीण जीवन था, तो काफ़ी इनको अनुभव भी मिला वहाँ से, और उसी अनुभव में इनकी पोइटिक स्टाइल में भी हमको देखने को मिला, क्योंकि ये अपने पोइट्री में ग्रामीण जीवन को दिखाते थे। ये सारे इनकी थीम थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
आगे देखेंगे, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स फ्रॉस्ट इनिशियली स्ट्रगल टू फाइंड पब्लिशर इन अमेरिका। ठीक है, आगे कह रहा है इनका जो शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, ठीक है, अपने बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद फ्रॉस्ट को शुरुआत में अमेरिका में अपनी पोइट्री पब्लिश करवाने के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिला था। बहुत सारे एफर्ट इन्होंने किया कि मैं अपनी पोइट्री को, अपने वर्क को पब्लिश कराऊं अमेरिका में, चूँकि नहीं मिला कोई पब्लिशर और ये पब्लिश भी नहीं करा पाए, और यही रीज़न था इनका इंग्लैंड आने का। ठीक है, आगे देखेंगे। In 1912 he moved with his family to England seeking better opportunities for his poetry। तो भाई जब अमेरिका में इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स भी किए लेकिन नहीं मिला, तो ये इंग्लैंड आ गए। 1912 में ये अपनी पोइट्री के लिए, पोइट्री के बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले आए। ठीक है, तो इंग्लैंड में आके इन्होंने अपनी पोइट्री को पब्लिश करवाया था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अ बॉयज़ विल 1913 was published in England and gained early recognition। तो अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आपने याद रखना है कि इनका जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री यानी पोइट्री की जो फर्स्ट बुक थी वो क्या था, अब बॉयज़ विल था। ठीक है, जिनको इन्होंने 1913 में पब्लिश करवाया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अमेरिका में नहीं पब्लिशर मिला, ना ही पब्लिश कराया, तो ये पब्लिश कराने के लिए इंग्लैंड आ गए थे, इसी अपनी पोइट्री को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, अपने वर्क को। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोइट्री का जो फर्स्ट बुक था बॉयज़ विल, ये 1913 में पब्लिश कराया गया, पब्लिश हुआ इंग्लैंड में। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि और इसे शुरुआती पहचान मिली इनको। ही सेकेंड कलेक्शन इनका आया था, दूसरा इनका जो कलेक्शन था, इनको और प्रसिद्धि मिलते चली गई, तो इनका दूसरा कलेक्शन भी था, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ये ध्यान रखना, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ये कब आया था? 1914 में आया था। ये 1914 में पब्लिश हुआ था। ब्रॉट हिम क्रिटिकल एक्लेम एंड इंट्रोड्यूस्ड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स। तो ये भी ध्यान रखना, ये 1914 में पब्लिश हुआ था, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ठीक है, तुरंत आया था, जैसे 1913 में ये आया, उसके बाद दूसरा कलेक्शन आया 1914 में, ये पब्लिश हुआ और इन्हें बहुत आलोचनात्मक तारीफ भी मिली। जब ये पब्लिश हुआ ना तो इनको काफ़ी तारीफ मिली, और इसी कलेक्शन में इनकी बहुत मतलब कुछ फेमस पोइट्री भी शामिल थी। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन ये एक कलेक्शन था पोइट्री का, और इसी कलेक्शन में कुछ फेमस इनकी पोइट्री थी वो शामिल थी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। विद हिज रेपुटेशन एस्टेब्लिश अब्रॉड, फ्रॉस्ट रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट इन 1915, ऑलरेडी सेलिब्रेटेड एज अ मेजर पोएट। ये आपने ध्यान रखना है, मतलब अमेरिका की वापसी हो गई। जब ये विदेश में, जब ये एब्रॉड में इनको वो रेपुटेशन मिल चुका था, इस्टेब्लिश हो गई थी रेपुटेशन। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इन्होंने एक ये पब्लिश कराया, एक ये पब्लिश कराया, इसके बाद एक अच्छी खासी इनको रेपुटेशन मिल गई थी, पहचान मिल गई थी, प्रसिद्धि मिल गई थी। तो इस रेपुटेशन जब इस्टेब्लिश हो गई तो ये फ्रॉस्ट क्या किए, 1915 में एक फेमस, एक मेजर पोएट के रूप में ये वापस आ गए। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौटे। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम इंक्लूड, कुछ इनकी मोस्ट फेमस इंक्लूड थी इसमें। ठीक है, इसमें नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में वो कौन सी पोएम थी इनकी, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को, मेंडिंग वॉल, ब्रीचेस, फायर एंड आइस एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये सारी जो पोएम्स थी इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, उस कलेक्शन में थी। तो हमारे एलटी में क्या दिया है, एक तो इसको ये दिया है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये दिया है, एक ब्रीचेस दिया। तो दोनों को हम पढ़ेंगे, पहले तो आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। हिज सेंट्रल थीम्स ऑफन एक्सप्लोर ह्यूमन चॉइसेस, नेचर, रूरल लाइफ, आइसोलेशन, डेथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये सारी थीम थी इनकी पोइट्री लिखने की। इनकी थीम ना ह्यूमन चॉइसेस पे थी, नेचर पे थी, रूरल लाइफ पे थी, आइसोलेशन पे थी। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें इनकी पोइट्री की, इनकी जो फेमस मतलब इनकी पोइट्री थी, मतलब इनका मुख्य विषय था, इनकी पोइट्री की थीम थी। ये अपनी पोइट्री इसी थीम पर लिखते थे। ठीक है, ह्यूमन चॉइसेस पे लिखते थे, नेचर पे लिखते थे, ग्रामीण जीवन पे लिखते थे, आइसोलेशन अकेलेपन पे लिखते थे, डेथ पे लिखते थे, मनोविज्ञान की जो जटिलताएं हैं इस सारी चीज़ों पे लिखते थे। फ्रॉस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड अ नेचर पोएट। कभी कभी फ्रॉस्ट को क्या कहा जाता था, समटाइम नेचर पोएट कहा जाता था। वर्ड्सवर्थ काफ़ी नहीं थे, है ना, लेकिन फ्रॉस्ट आ गए। खैर,
तो कभी कभी सम टाइम इन्हें नेचर पोएट कहा जाता था। किसको? फ्रॉस्ट को कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है। बट ही यूज नेचर मोर एज बैकड्रॉप और मेटाफर फॉर ह्यूमन स्ट्रगल्स रादर दैन फॉर मोर डिस्क्रिप्शन। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी फ्रॉस्ट को नेचर का पोएट कहा जाता था, नेचर पोएट, लेकिन इन्होंने नेचर का यूज़ केवल ब्यूटी के मतलब ब्यूटी को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपका जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, यानी कि मानवीय जो संघर्ष हैं, जो भावनाएं हैं, इमोशन है, उसको दर्शाने के लिए एक बैकग्राउंड या एक मेटाफर के रूप में अधिक यूज़ किया है नेचर को। ऐसा नहीं है सिर्फ नेचर की सुंदरता को बताने के लिए ही इन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया ना, बल्कि इन्होंने जो मानवीय कॉन्फ्लिक्ट है, जो मानवीय इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, उसको दिखाने के लिए इन्होंने एक बैकड्रॉप या फिर एक मेटाफर के रूप में इसका यूज़ किया है नेचर का। ठीक है, आगे देखेंगे। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ मॉडर्न पेस्टोरल पोएट ब्लेंडिंग रस्टिक इमेजरी एंड डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। तो और भी इनकी अगर हम बात करें, इन्हें अक्सर क्या कहा जाता था? मॉडर्न पेस्टोरल पोएट कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेचर पोएट भी समटाइम कहा जाता था और ये हमेशा अक्सर इन्हें मॉडर्न पेस्टोरल पोएट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये देहाती या ग्रामीण कल्पना को गहरे दार्शनिक विचारों के साथ मिलाते थे। ठीक है, रस्टिक इमेजरी, देहाती, इन सभी चीज़ों को ये मिला के लिखते थे। हिज पोएम्स आर नोन फॉर दियर रियलिज्म, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंटिंग रूरल लाइफ विद बोथ इट्स ब्यूटी एंड हार्शनेस। तो अगर हम बात करें इनकी पोइट्री, इनकी जो पोइट्री होती थी ना, इनकी पोइट्रीज़ अपने रियलिज्म के लिए जानी जाती थी, यानी अपनी अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसकी, यथार्थवाद जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो रियलिज्म यानी कि रियलिटी के लिए जानी जाती थी। जो ग्रामीण जीवन की उसकी सुंदरता, उसकी जो हार्शनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, दोनों पहलुओं को रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में दिखाते थे। ग्रामीण जीवन की जो सुंदरता है, जो हार्शनेस है, दोनों चीज़ों को ये दिखाते थे अपनी पोइट्री में। फ्रॉस्ट मास्टर्ड द यूज़ ऑफ कोलोक्वल अमेरिकन स्पीच गिवन हिज पोइट्री और कॉन्वर्सेशनल एंड नेचुरल रिदम। तो फ्रॉस्ट किस में माहिर थे, किस में ये मास्टर थे, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें, तो फ्रॉस्ट जो आम अमेरिकी बोलचाल की भाषा थी ना, उसमें काफ़ी इन्होंने मतलब इनको महारत हासिल थी, जिससे इनकी पोइट्री को एक कॉन्वर्सेशनल और एक नेचुरल लय मिली। ठीक है, मैनी ऑफ हिज पोएम्स एम्प्लॉयड डायलॉग्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स सच एज द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द होम ब्यूरियल। तो अगर बात करें यहाँ पे कि इनकी कई पोइट्रीज़ हैं, इनकी कई पोइट्री डायलॉग्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करती हैं, जैसे कि द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम बारियल। तो ये देखना है। ठीक है, इसमें डायलॉग्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मिलते हैं। पोइटिक स्टाइल एंड टेक्निक की बात करें, ये पोइटिक कैसे लिखते थे, कौन सा डिवाइस का यूज़ करते थे, तो वो भी जान लेते हैं कि इनकी पोइटिक स्टाइल कैसी थी लिखने की, और ये टेक्निक कौन सा यूज़ करते थे। तो अनलाइक मेनी मॉडर्निस्ट पोएट, फ्रॉस्ट मोस्टली यूज ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड मीटर्स इंस्टेड ऑफ फ्री वर्ड्स। ठीक है, कई मॉडर्निस्ट पोएट के ऑपोजिट फ्रॉस्ट क्या करते थे, ज़्यादातर फ्री वर्ड्स के बजाय ये ट्रेडिशनल पोएटिक जो फॉर्म है, जो मीटर है, उसका यूज़ करते थे। ये फ्री वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। लाइक आप देख सकते हो ना, वॉल्ट विटमैन फादर ऑफ फ्री वर्ड्स हैं, और टी.एस. इलियट ने भी फ्री वर्ड्स का यूज़ किया, लेकिन ये फ्री वर्ड्स के बजाय किसका यूज़ करते थे? ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड मीटर्स का यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। ठीक है, जैसे समझ में आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ पे ही एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस साउंड ऑफ सेंस, द रिदम ऑफ स्पोकन लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग इवन बिफोर वर्ड्स आर फुल्ली अंडरस्टूड। तो उन्होंने द साउंड ऑफ सेंस की कॉन्सेप्ट पर जोर दिया। द साउंड ऑफ सेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो कि बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, बोली जाने वाली भाषा की एक रिदम होती है, एक साउंड होती है, जो शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से समझने से पहले एक भाव यानी कि एक अर्थ बताती है। तो इस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, फ्रॉस्ट ऑफन रोट इन ब्लैंक वर्ड्स स्पेशली इन हिज नैरेटिव पोएम्स। तो फ्रॉस्ट ने अक्सर ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, स्पेशली कौन सी पोइट्री? जो इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोइट्रीज हुआ करती थी, उसको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। अब ब्लैंक वर्ड्स तो सभी को पता होगा, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें राइम नहीं होता था, ओनली मीटर का यूज़ होता था। मीटर कौन सा? आयम्बिक पेंटामीटर। तो फ्रॉस्ट ने भी इसका यूज़ किया, और किसके लिए किया? अपनी नैरेटिव पोएम्स के लिए किया। तो ये ध्यान रखना है। हिज पोइट्री इज़ फिल्ड विद सिम्बल्स
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पोइट्री है ना वो सिंबल से भरी होती थी, यानी कि सिंबल्स के थ्रू ये पोइट्री अपनी लिखते थे, काफ़ी सिंबल्स भरे होते थे। जैसे फॉर इंस्टेंस द डाइवर्जिंग पाथ इन द रोड नॉट टेकन सिम्बलाइज लाइफ्स चॉइसेस। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इनकी जो पोइट्री है द रोड नॉट टेकन में दो अलग अलग रास्ते जो हैं वो जीवन में मिलने वाले चॉइसेस का सिंबल है, यानी कि ये सिंबल्स के थ्रू ज़्यादा पोइट्री लिखते थे। डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ लिखते थे, सिंबल्स बना देते थे उसका। जैसे यहाँ पे द रोड नॉट टेकन में भी इन्होंने क्या किया है, दो अलग अलग रास्ते की बात की है। दो अलग अलग रास्ते मतलब जीवन में मिलने वाले जो दो अलग अलग चॉइसेस हैं, जो विकल्प हैं, उनकी बात किया है। तो यहाँ पे इन्होंने रोड यानी कि इन्होंने दो अलग अलग रास्ते को सिंबल बनाया है, ठीक है। फ्रॉस्ट पोएम्स आर ऑफन मार्क्ड बाय आयरनी एंड एम्बिग्यूटी मेकिंग देम ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। तो अगर बात करें हम फ्रॉस्ट की पोइट्री अक्सर आयरनी और एम्बिग्यूटी से भरी होती है, यानी कि इनकी पोइट्री में आयरनी भी होगा, विडंबनाएं भी होंगी, और एम्बिग्यूटी मतलब अनक्लियर, चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी कई अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, कोई एक मतलब नहीं होगा। एम्बिग्यूटी मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं है, रीडर उसको कई मतलब निकाल सकता है। तो यही इनकी पोइट्री भी आयरनी और एम्बिग्यूटी से भरी होती थी, जिसका मतलब कई अलग अलग मतलब निकाले जा सकते थे और वो रीडर को सोचने पर मजबूर करती हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री 4 टाइम्स एंड अनमैच्ड रिकॉर्ड। तो ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ना पुलित्ज़र प्राइज़ 4 टाइम्स मिला है, वो भी किसके लिए, पोइट्री के लिए, ठीक है। किसके लिए, पोइट्री के लिए इनको 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, जो कि एक अनमैच्ड रिकॉर्ड रहा है, बेजोड़ रिकॉर्ड रहा है। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वैसे उससे सभी इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। His first Pulitzer came in 1924 for New Hampshire, a poem with notes and grace notes। तो पहला इनको जो पुलित्ज़र प्राइज़ मिला वो 1924 में मिला, ठीक है। 1924 में इनको मिला, इनकी जो बुक थी, और किसके लिए मिला, इनकी जो बुक थी न्यू हैम्पशायर अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स के लिए मिला इनको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 1924 में इनको फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, किसके लिए मिला, तो ध्यान रखना है न्यू हैम्पशायर अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स के लिए मिला। सेकंड पुलित्ज़र प्राइज़ इनको कब मिलता है, 1931 में मिलता है, किसके लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिलता है। थर्ड इनको जो पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है वो कब मिलता है, 1937 में मिलता है, किसके लिए, अब फर्दर रेंज के लिए मिलता है, ठीक है। एंड फोर्थ पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिलता है 1943 में, किसके लिए मिलता है, अब विटनेस ट्री के मिलता है, अब विटनेस ट्री के लिए दिया जाता है इनको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है और पोइट्री के लिए मिला है, ठीक है। आगे आते हैं। फ्रॉम 1958 to 1959 फ्रॉस्ट सर्व्ड एज द कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लेटर नोन एज द US पोएट लॉरिएट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1958 से 1959 तक फ्रॉस्ट ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कंसल्टेंट इन पोइट्री में, मतलब कंसल्टेंट इन पोइट्री के रूप में काम किया, और इसी पद को, जो पद पे ये थे ना 1958 से 1959 तक, इसी पद को बाद में US पोएट लॉरिएट के नाम से जाना जाने लगा, जो अमेरिका का सबसे सुप्रीम लिटरेरी सम्मान है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे 1960 ही रिसीव द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। तो ये ध्यान रखना है कि 1960 में इन्हें इनके लिटरेरी योगदान के सम्मान में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला, जो अमेरिका का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भी। फिर उसके बाद देखेंगे 1961 में ही बिकेम द फर्स्ट पोएट टू रिसाइट एट अ US प्रेसिडेंटल इनऑग्यूरेशन, रीडिंग द गिफ्ट आउटराइट एट प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी इनऑग्यूरेशन। तो अगर हम बात करें कि 1961 में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के इनऑग्यूरेशन समारोह में कविता पढ़ने के लिए पहले पोएट भी बने, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के इनऑग्यूरेशन समारोह में
ठीक है, इनऑग्यूरेशन में अपनी पोइट्री द गिफ्ट आउट राइट का रिसाइट किया। ठीक है, इसकी कविता भी सुनाई और ये पहले पोएट भी बने, कविता पढ़ने वाले पहले पोएट बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन विद इंडिया, इनका इंडिया से क्या कनेक्शन था तो ये भी देख लेते हैं। इनका इंडिया, बात अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की करेंगे तो ये ना बात करें कि इनका इंडिया से क्या कनेक्शन है, तब तो बात अधूरी रह जाएगी ना। तो इंडिया से इनका कनेक्शन क्या था? इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एडमायर्ड फ्रॉस्ट डीपली। तो ये ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के ये पसंदीदा थे, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के सबसे बड़े एडमायरर थे, प्रशंसक थे। डीपली, नेहरू kept a handwritten copy of the last stanza of Stopping by Oates on a Snowy Evening on his desk। तो Stopping by Oates on a Snowy Evening की जो लास्ट स्टैंजा है, जहाँ पे वो बोलते हैं ना, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लास्ट स्टैंजा। नेहरू साहब क्या करते थे? नेहरू जी अपनी मेज पर फ्रॉस्ट की पोयम स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की लास्ट स्टैंजा को ये क्या करते थे? अपने पास रखते थे। ठीक है, जो उसकी कॉपी थी, हैंड रिटन कॉपी थी, उसकी लास्ट स्टैंजा की जो हैंड रिटन कॉपी थी, ये अपने डेस्क पर रखते थे। तो ये ध्यान रखना है, वो वाली है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो वाली। ठीक है, इसकी लास्ट स्टैंजा यही है। तो ये क्या करते थे? इसके हैंड रिटन कॉपी जो थी वो अपने डेस्क पर रखते थे। फॉर नेहरू द लाइन्स, यहाँ पे देखिए यही वाली, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सिम्बलाइज ड्यूटी एंड लॉन्ग जर्नी ऑफ बिल्डिंग अ न्यू नेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उनके ड्यूटीज़, यानी कि उनकी ड्यूटी और एक नए राष्ट्र के निर्माण की लंबी और अथक यात्रा का ये सिंबल है। Critics often draw parallels between Frost and Rabindranath Tagore as both poets explored nature and human emotion with philosophical depth। तो ये क्रिटिक्स क्या करते थे? टैगोर से इनकी तुलना करते थे, किनकी? फ्रॉस्ट की। क्रिटिक अक्सर फ्रॉस्ट और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में एक समानताएं बताते थे, क्योंकि दोनों पोएट्स ने नेचर और मानवीय जो ह्यूमन इमोशन है उसको दार्शनिक गहराई के साथ खोजा है। तो इनकी जो कंपैरिजन होती थी वो किससे होती थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से होती थी। तो ये ध्यान रखना है। फैक्ट्स की बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स भी हैं तो इसको भी देख लेते हैं। फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड आफ्टर द कॉन्फिडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली। तो फ्रॉस्ट का नाम कहाँ से मिला? इनका नाम का सोर्स कहाँ से, आखिर इनको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहाँ से मिला, ये सोर्स कहाँ से है? तो फ्रॉस्ट का नाम जो है ना वो कॉन्फिडरेट सेना के जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर रखा गया था। इन हिज यूथ ही वर्कड एज अ शू मेकर, यानी जिन्हें हम कॉबलर बोलते हैं, जिन्हें हम मोची बोलते हैं। तो अगर ये अपने यूथ के, जब ये युवावस्था में थे, यूथ डेज में, इन्होंने एक जूता बनाने वाले के रूप में काम भी किया, यानी कि एक मोची के रूप में भी काम किया है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट चिकन फार्मिंग दो विदाउट मच सक्सेस। इन्होंने मुर्गी पालन में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन इसमें भी ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिली। The road not taken is widely misinterpreted as a celebration of individualism. Frost actually intended it as an ironic commentary on self-deception. तो अगर बात करें द रोड नॉट टेकन की गलत व्याख्या की गई है ना। ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन को व्यापक रूप से इंडिविजुअलिज्म के उत्सव के रूप में गलत समझा जाता है, यानी कि रियलिटी अगर देखें तो फ्रॉस्ट का इरादा इसे क्या करने के लिए था? फ्रॉस्ट का जो इरादा था वो एक सेल्फ डिसेप्शन, ठीक है, सेल्फ डिसेप्शन पर एक क्या करना था? एक आयरोनिक कमेंट्री के रूप में प्रस्तुत करना था। हिज पोयम की अगर बात करें, इनकी पोयम है, इनकी पोयम की फेमस लाइनें हैं, जैसे कि मेंडिंग वॉल इंक्लूड द फेमस लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये काफ़ी फेमस लाइन है, ये मेंडिंग वॉल की लाइनें हैं। ठीक है, अच्छी बाड़ें यानी कि अच्छी फेंसेस जो है वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। फायर एंड आइस का फ्रॉड स्पेकुलेट्स वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर डिज़ायर एंड आइस हेट। तो फायर एंड वाइड आइस में भी अपनी पोइट्री फायर एंड आइस में फ्रॉस्ट अनुमान लगाते हैं कि दुनिया का अंत आग होगा, यानी कि जो किसका प्रतीक है, आग किसका सिंबल है। मैंने बताया था ना कि फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में सिंबल्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो आग किसका सिंबल है? इच्छा का, इच्छा से होगा। और आइस किसका है? तो आइस है हेट का। फ्रॉस्ट एडमायर्ड द रोमन पोएट वर्जिल हुज इकोलॉग्स इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क। तो फ्रॉस्ट यानी कि वर्जिल का प्रभाव रहा है रोमन मतलब इन पर, फ्रॉस्ट पर। फ्रॉस्ट जो थे
फ्रॉस्ट रोमन पोएट वर्जिल के काफ़ी एडमायरर थे, काफ़ी प्रशंसक थे, तारीफ़ करते थे, उनका प्रभाव था। वर्जिल का जो वर्क था ना एक्लॉक्स ने इनके वर्क को काफ़ी प्रभावित किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही हैड अ लॉन्ग टीचिंग करियर पर्टिकुलरली एट एमरेस्ट कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये ध्यान रखना है कि इन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ठीक है, मिशिगन, यहाँ पे अगर बात करें तो इनका एक लंबा शिक्षण करियर रहा है, स्पेशली एमहर्स्ट कॉलेज और मिशिगन यूनिवर्सिटी में। ही ह्यूमरसली कॉल्ड हिज पोइट्री लेक्चर्स एंड टूअर्स बार्डिंग अराउंड, तो ये मजाक में अपनी पोइट्री को, यानी कि अपने लेक्चर्स को, अपने पोइट्री लेक्चर्स और उसके टूअर्स को बार्डिंग अराउंड कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1962 में ही विजिटेड द सोवियत यूनियन एज अ गुडविल एम्बेसडर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो इन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी की है 1962 में कोल्ड वॉर के दौरान इन्होंने एक गुडविल एम्बेसडर के रूप में सोवियत संघ का दौरा भी किया है, सोवियत यूनियन का दौरा भी किया है। ठीक है, फ्रॉस्ट क्लोज फ्रेंड इन इंग्लैंड, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉस्ट क्लोज फ्रेंड इन इंग्लैंड एंड द पोएट एडवर्ड थॉमस इंस्पायर्ड द रोड नॉट टेकन, तो अगर बात करें इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, ठीक है, इनको इंस्पिरेशन का सोर्स कहाँ से रहा है, तो इंग्लैंड में फ्रॉस्ट के करीबी जो दोस्त हैं, एक उनका नाम था एडवर्ड थॉमस, उन्होंने द रोड नॉट टेकन लिखने के लिए इनको प्रेरित किया। जब इन्होंने द रोड नॉट टेकन लिखने की कोशिश की तो इसको प्रेरित किसने किया था, तो एडवर्ड थॉमस ने किया था, इनके इंस्पिरेशन से इन्होंने ये वर्क लिखा था। ठीक है, द क्रिटिक, अगला जो है लियोनेल ट्रेलिंग, द क्रिटिक है लियोनेल ट्रेलिंग वंस कॉल्ड फ्रॉस्ट आ टेरिफाइंग पोएट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि फ्रॉस्ट को किसने टेरिफाइंग पोएट कहा है, तो एक बार लियोनेल ट्रेलिंग ने कहा था, एक बार फ्रॉस्ट को भयानक कवि कहा था, यानी कि टेरिफाइंग पोएट कहा था। ठीक है, क्यों कहा था कि इनको लगता है कि इनकी पोइट्री तो काफ़ी सरल दिखती है, लेकिन इनके पोइट्री के अंदर काफ़ी गहरे मीनिंग है, ठीक है, जो कि एक टेरिफाइंग लगते हैं। फ्रॉस्ट ऑल्सो रोट 2 प्लेज, तो फ्रॉस्ट ने 2 प्ले भी लिखे हैं। ठीक है, अ वे आउट, एक तो अ वे आउट है, ये इनका प्ले है, ध्यान रखना है, 2 प्ले इन्होंने लिखा है, अ वे आउट, दूसरा है द काउज इन द कॉर्न, ये दूसरा प्ले है, जो कब आया था 1929 में, दोनों प्ले उन्होंने लिखा था, दोनों प्ले इन्होंने 1929 में लिखा। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज़, तो ये ध्यान देना है कि इनको कितना 40 से अधिक इनको ऑनररी डिग्रीज़ मिले हैं, यानी कि उपाधियाँ मिली हैं, फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ से मिला है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 31 टाइम्स ही नेवर वन, और इसके बावजूद जो नोबेल प्राइज़ है, यानी कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए 31 बार, कितनी बार, 31 बार इनको नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन ये कभी जीते नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेमस कोट्स एंड लाइंस की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फ्रॉस्ट की अगर बात करें, इतना हो जाएगा, उसके बाद आपका लेटर लाइफ एंड लेगेसी की बात हो जाएगी, देन उसके बाद पोएम आ जाएगी, पोएम पढ़ लेंगे, देन फिनिश। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं खींचूंगी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरा करने के लिए कि एक वीडियो में मैं फ्रॉस्ट को कंप्लीट कर दूँ आपके LT के अकॉर्डिंग। PGT के अकॉर्डिंग तो नहीं पूरा कर सकते ना, PGT के अकॉर्डिंग तो सारे वर्क्स फिर पढ़ने रहेंगे, लेकिन LT के अकॉर्डिंग जो है वो तो कंप्लीट होगा। तो ये फेमस कोट्स एंड लाइंस हैं, जैसे कि है 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference, the road not taken की ये लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि जंगल में 2 रास्ते अलग हो रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और उसी से सारा फ़र्क पड़ गया। तो ये आपके द रोड नॉट टेकन की लाइन है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये मेंडिंग वॉल की लाइन है। समथिंग देयर इज़ दैट डजेंट लव अ वॉल, तो ये भी आपके मेंडिंग वॉल की लाइन है। होम इज़ द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन की लाइन है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
Some say the world will end in fire, some say in ice. कोई कहता है कि जो दुनिया है वो आग में ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगी. तो ये फायर एंड आइस की लाइन है. आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर. मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ बल्कि जगाने वाला हूँ. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. इन देयर वर्ड्स, इन 3 words I can sum up everything I have learned about life. It goes on. तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. पोइट्री इज़ when an emotion has found its thought and the thought has found words. ये भी है. The best way out is always through. ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. लेटर लाइफ एंड लेगेसी की बात करेंगे, इनके बाद का जीवन और इनके जो लेगेसी है, विरासत है, इनकी लोकप्रियता की बात करेंगे. तो इन हिज लेटर ईयर्स फ्रॉस्ट बिकेम अ बिलवेड पब्लिक फिगर इन द US, सिम्बोलाइजिंग विजडम एंड सिंप्लिसिटी. ठीक है, तो अपने जीवन के लास्ट वर्षों में फ्रॉस्ट अमेरिका में एक बिलवेड यानी कि एक प्रिय सार्वजनिक व्यक्ति बन गए थे जो विजडम एंड सिंप्लिसिटी के सिंबल थे. ही वॉज ऑफन रेफर्ड टू एज द सेज ऑफ न्यू इंग्लैंड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इन्हें अक्सर सेज ऑफ न्यू इंग्लैंड कहा जाता है. ठीक है, ही डाइड ऑन January 29, 1963 इन बॉस्टन, मैसाचुसेट्स. तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो निधन हुआ था, इनकी जो डेथ हुई थी वो 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था. ठीक है, ही इज़ बरीड एट द ओल्ड बैनिंगटन सिमेट्री इन वर्मोंट. तो ये ध्यान रखना है, इन्हें वर्मोंट के एक ओल्ड बैनिंगटन कब्रिस्तान में दफनाया गया था. ओके, हिज पोइट्री कंटिन्यू टू बी वाइडली रीड फॉर इट्स एक्सेसिबिलिटी, डेप्थ एंड म्यूजिकलिटी. इनकी पोइट्री अगर देखें, इनकी पोइट्री यानी कि प्रभाव अगर देखें, तो फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में क्या यूज़ करते थे? एक्सेसिबिलिटी, डेप्थ एंड म्यूजिकलिटी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. यानी कि जो रिदम है, सामान्य जीवन पर ध्यान केंद्रित करने वाली महारता से मतलब पोएट के बाद की पीढ़ियों को ये प्रभावित किए थे. फ्रॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड, एक मिनट, मतलब इनकी पोइट्री जो कंटिन्यू है, इनकी जो पोइट्री है आज भी अपनी किसके लिए जानी जाती है? डेप्थ के लिए जानी जाती है, यानी कि सरलता के लिए जानी जाती है. एक्सेसिबिलिटी के लिए जानी जाती है. डेप्थ के लिए जानी जाती है, यानी कि गहराई के लिए जानी जाती है. म्यूजिकलिटी के लिए जानी जाती है. आज भी पोइट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री इन सभी के लिए पढ़ी जाती है. फ्रॉस्ट इन्फ्लुएंस लेटर जनरेशन ऑफ द पोएट्स विद हिज मास्टरी ऑफ कॉन्वर्सेशनल रिदम एंड फोकस ऑन ऑर्डिनरी लाइफ. तो फ्रॉस्ट अपने क्या कर रहे हैं? फ्रॉस्ट जो है कॉन्वर्सेशनल रिदम और ऑर्डिनरी लाइफ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो जनरेशन ऑफ पोएट्स हैं, बाद के जो पोएट्स आए हैं, जो बाद के जो पोएट्स की पीढ़ियाँ आई हैं, उनको काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया है. हिज फॉर्म इन डेरी, ये ध्यान रखना है, डेरी न्यू हैम्पशायर इज़ नाउ प्रिजर्व एट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फार्म, अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क. तो इनका हिस्टोरिकल जगह जो मतलब डेरी न्यू हैम्पशायर में उनका फार्म है, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट फार्म के रूप में क्या हो चुका है? वो प्रिजर्व हो चुका है, जो कि एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क बन चुका है. दो ही स्टक टू ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, मेनी क्रिटिक्स सी हिम एज अ मॉडर्निस्ट इन डिस्गाइज सिंस हिज थीम्स प्रोब डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ. तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो मतलब इनका जो ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म से मतलब ये क्या थे? ये ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म से जुड़े रहे. कई क्रिटिक इन्हें मॉडर्निस्ट इन डिस्गाइज मानते थे, क्योंकि इनके जो थीम होती थी ना, वो डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ की पड़ताल करते थे. ठीक है, मतलब इनकी जो थीम होती थी, इनके पोइट्री की जो थीम वगैरह होती थी, वो गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की पड़ताल करते थे, यानी कि डीप साइकोलॉजिकल चीज़ों को बताते थे. फ्रॉस्ट रिमेन्स अ पोएट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. तो ये ध्यान रखना है, सेलिब्रेटिंग बोथ नेचर्स ब्यूटी एंड इट्स टेरर, ह्यूमन सॉलिट्यूड, सोशल बॉन्ड, सिंप्लिसिटी एंड एम्बिग्यूटी. तो मैंने ऊपर ही बताया कि फ्रॉस्ट क्या करते थे? फ्रॉस्ट कॉन्ट्राडिक्ट के पोएट बने हुए, यानी कि पोएट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास के पोएट बने हुए हैं, जो नेचर की सुंदरता को दिखाते थे, उसके टेरर को दिखाते थे, मानव के अकेलेपन, सामाजिक बंधनों और उसकी जो सिंप्लिसिटी है, एम्बिग्यूटी है, इन सभी चीज़ों को ये दिखाते थे अपनी पोइट्री में. ही इज़ ऑफन हेल्ड एज द अनऑफिशियल नेशनल पोएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. तो इन्हें नेशनल पोएट भी कहा जाता है. इन्हें अक्सर यूनाइटेड स्टेट का एक अनऑफिशियल नेशनल पोएट माना जाता है. ये ध्यान रखना है. हिज करियर स्पैनिंग द लेट 19th century मिड 20th century मेड हिम ब्रिज बिटवीन विक्टोरियन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निस्ट इनोवेशन. तो इनके करियर की शुरुआत होती है 19th century के लास्ट और 20वीं सेंचुरी के मध्य में फैला इनकी करियर की शुरुआत.
ठीक है, इनका करियर। तो इन्हें विक्टोरियन ट्रेडिशन और मॉडर्निस्ट इनोवेशन के बीच में एक ब्रिज, मतलब एक पुल बना दिया है। ऐसा लगता है कि ये दोनों, मतलब विक्टोरियन, इनकी पोइट्री में दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, विक्टोरियन ट्रेडिशन, मॉडर्निस्ट इनोवेशन। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में 20वीं सेंचुरी के मध्य तक फैला इनका करियर, और इसीलिए इन्हें ऐसा कहा जाता है, एक सेतु का काम ये करते हैं, ब्रिज का काम। आ जाते हैं पोयम में, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे। पब्लिकेशन एंड क्रिएशन की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग वॉज रिटन बाय सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ 20th सेंचुरी पोएट्री। तो ये ध्यान रखना है। इस पोयम को पढ़ने से पहले जान लेते हैं इसके बारे में, पोयम के बारे में। फ्रॉस्ट कंपोज दिस पोयम जून 1922 एट हिज होम सॉफ्ट्सबरी वर्मोंट। तो ये ध्यान रखना है, पोयम को पढ़ने से पहले थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इन्होंने ही लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकी पोएट हैं, फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिन्हें 20th सेंचुरी के पोइट्री की महानतम आवाज़ों में से एक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इसे लिखा कब है, तो ये जो पोयम है ये जून 1922 के वर्मोंट के सॉफ्ट्सबरी में अपने घर में लिखी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट ही रोट द पोयम इन अ सिंगल सिटिंग ऑलमोस्ट एफर्टलेसली आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट वर्किंग ऑन हिज लॉन्गर पोयम न्यू हैम्पशायर। तो ध्यान रखना है ये कि ये जो पोयम है ना, स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये पोयम इन्होंने सिर्फ एक सिटिंग में लिखा है। ठीक है, फ्रॉस्ट के अनुसार फ्रॉस्ट बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक लॉन्ग पोइट्री ये लिख रहे थे न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर पर पूरी रात काम करने के बाद लगभग बिना किसी एफर्ट के एक ही सिटिंग में इन्होंने ये पोइट्री लिख डाली। कौन सी? स्टॉपिंग बाय वुड्स। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1923 इन फ्रॉस्ट कलेक्शन टाइटल्ड न्यू हैम्पशायर। तो ये ध्यान रखना है, ये जो पोएम है पहली बार कब आई है? 1923 में फ्रॉस्ट की पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुई थी। दिस कलेक्शन न्यू हैम्पशायर वेंट ऑन टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 1924 विच गेव द पोएम वाइड रिकग्निशन। तो ये जो पोएम है, जो न्यू हैम्पशायर ने 1924 में पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज़ भी जीता था इन्होंने, न्यू हैम्पशायर की वजह से, जिससे ये पोइट्री को व्यापक पहचान मिली। तो ये ध्यान रखना है। फ्रॉस्ट ऑफन रेफर्ड टू स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एज द बेस्ट बीट फॉर रिमेम्बरेंस एंड काउंटेड इट अमंग हिज पर्सनल फेवरेट्स। तो ये ध्यान रखना है, फ्रॉस्ट अक्सर पोइट्री को याद रखे जाने के लिए उनकी सबसे अच्छी पेशकश करते हैं ताकि पोइट्री को हमेशा याद किया जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से वो रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पर्सनल पसंदीदा पोइट्री में से गिनते हैं। किसे? इसको, स्टॉपिंग बाय वुड्स को, इनका फेवरेट है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें, ये पोइट्री किस में लिखी गई है? द पोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच। तो इसमें पोएम में ना 4 क्वाड्रेंट है, यानी कि 4 स्टैंजा है, और पर स्टैंजा कितनी लाइन का है? 4 लाइन। क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली 4 लाइन की होगी। 4 क्वाड्रेंट है यानी कि 4 स्टैंजा है, और पर स्टैंजा 4 लाइन का है। Its meter is primarily iambic tetrameter where each line has 4 iambs, unstressed, stress, syllable, डार्डम, डार्डिम, डार्डिम, डार्डम। इस तरह अपने यहाँ ध्यान रखना है कि iambic tetrameter में लिखी गई है ये पोएम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ओके, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4 होता है, और आयम का यूज़ किया गया, आयम वाला यूज़ किया गया, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस होगा। ठीक है, फ्रॉस्ट यूजेस अ डिस्टिंक्टिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम कॉल्ड द रुबाइयात स्टैंजा फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं रुबाइयात स्टैंजा फॉर्म बोलते हैं। रुबाइयात क्या होता है? फ्रॉस्ट एक स्पेशल इंटरलॉकिंग राइम का यूज़ करते हैं, जिसे रुबाइयत स्टैंजा कहा जाता है। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम ध्यान रखना है, AA, BA, BB, CB, CCDC और 4D है। विद ईच स्टैंजा बोरोइंग अ राइम फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंजा। तो इसकी राइमिंग स्कीम है जिसमें हर स्टैंजा पिछले स्टैंजा से एक राइम उधार लेता है। ठीक है, एक राइम फॉर्म उधार लेता है, तो ये ध्यान रखना है। दिस इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न क्रिएट्स अ फॉलोइंग एंड म्यूजिकल क्वालिटी कैरिंग द रीडर फॉरवर्ड। तो ये अभी मैंने बताया ना कि जो फ्रॉस्ट है वो इंटरलॉकिंग राइम का यूज़ करते हैं, है ना।
इंटरलॉकिंग राइम स्कीम का यूज़ करते हैं, जिसे रुबाइयात स्टैंजा फॉर्म भी कहा जाता है, और इसमें भी इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, दिस इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न क्रिएट्स अ फॉलोइंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने ये बताया ना, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम AABB AA, ये ध्यान रखना, ईच स्टैंजा बोरोइंग अ राइम फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंजा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हर स्टैंजा पिछले स्टैंजा से एक राइम उधार लेता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहीं पे देख लिया, ये जो स्टैंजा है, ये वाले स्टैंजा, इसमें जो बी आया हुआ है, ठीक है, इसमें जो बी आया है, ये जो बी की राइम है वो किससे ले रहा है, सेकेंड स्टैंजा में आ जाओगे तो सेकेंड स्टैंजा यानी कि सेकेंड स्टैंजा की पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, है ना, फिर से बी आ रहा है, तो दूसरी स्टैंजा का जो पहली लाइन है, सेकेंड लाइन है और चौथी लाइन है, इससे मिल रहा है, इससे ये उधार ले रहा है ना, तो इससे मिल रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, तो इसे कहा जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। और ये इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न का यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न मतलब क्या है, क्रिएट्स अ फ्लोइंग एंड म्यूजिकल क्वालिटी। ये क्या क्रिएट्स करता है, एक फ्लोइंग और म्यूजिकल क्वालिटी प्रदान करता है। कैरिंग द रीडर फॉरवर्ड, जो रीडर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, फाइनल स्टैंजा इज ए यूनिक एज ऑल 4 लाइन्स राइम 4D, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फाइनलिटी एंड क्लोजर। तो फाइनली जो स्टैंजा है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इसकी चारों लाइन एक दूसरे से राइम करती है ना, डी। तो ये ध्यान रखना है। इसमें रिफ्रेन का भी यूज़ है, जैसे द रिपीटिशन ऑफ लाइन्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड द एंड एज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन विच एम्फेसिस बोथ मीनिंग एंड रिदम। ये जो लाइनें हैं ना 2 बार लास्ट में रिपीट हुई हैं, जब हम पोएम पढ़ेंगे भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने रिफ्रेन का भी यूज़ किया। रिफ्रेन मतलब दोहराव। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे जो है ना आपका, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने यूज़ किया है, ये तो पोएम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। अब हम पोएम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ी पोएम है नहीं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बड़ी हो गई थी। अब ये याद करना कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक हॉर्स से जा रहे हैं और रास्ते में उनको जंगल मिलता है, वो जंगल में ठहर जाते हैं। जंगल के अब नेचर पोएट कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इनको नेचर अच्छा लगा, वहाँ पे वो ठहर जाते हैं और घोड़ा भी उनके साथ है और वो भी है। ठीक है, तो ये अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में जो भी फील करते हैं उसको देखकर, जंगल में देखते हैं, अकेले हैं, घोड़े के साथ हैं, और जो वो फील करते हैं वही सब इसमें बता रहे हैं। फिर ये घोड़े को भी फील करवाते हैं, मतलब घोड़ा भी वहाँ पे घोड़े के साथ हैं, तो इनको लगता है घोड़ा वहाँ पे बोर हो रहा है, तो घोड़े को भी एक इंसानी सोच दे रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितना स्टैंजा है, 4 क्वाड्रेंट्स है और पर स्टैंजा 4 लाइन्स का है। क्वाड्रेंट मतलब 4 लाइन। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो यहाँ पे इन 4 लाइनों में ये कहते क्या है, हम लाइन बाई लाइन इसको समझेंगे। Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसके हैं, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। वो जंगल में आके ठहर गए, अपने घोड़े को लेके जंगल में आए, वो जा रहे थे, वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, एक यात्रा पर हैं ये पोएट, और अपने घोड़े के साथ एक यात्रा पे कहीं जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इनको ऊँट्स मिलता है, जंगल। और वो जंगल में जैसे पहुँचते हैं तो जंगल में ये क्या कहते हैं ये जंगल किसका है, ये जंगल किसका है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे जो पोएट है ना वो एक यात्री है, मैंने भी बताया, वो यात्रा करते हैं, बर्फीले जंगल में रुके हैं और खुद से बात कर रहे हैं पोएट। वो कहते हैं कि उन्हें शायद पता है कि इस जंगल का मालिक कौन है। और ये लाइन शुरू होती है, ये पोएम, ये लाइन जैसे शुरू होती है तो इससे लगता है ना एक शांत और सोचने वाला एक एटमॉस्फेयर हो रहा है ना। पोएम क्या बना रहा है, बहुत ही शांत और सोचने वाला एटमॉस्फेयर, एक माहौल बना रहा है। पोएट यहाँ पे खोया हुआ नहीं है, बल्कि जानबूझकर इस जंगल में रुका हुआ है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, हालांकि उसका घर तो गांव में है। कह रहा है कि ये जो जंगल है ना, पोएट कह रहा है ये जंगल किसका, मुझे लगता है मैं जानता हूँ, शायद मुझे पता है जंगल का मालिक कौन है। फिर कह रहा है हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, जंगल का जो मालिक है ना वो कहाँ होगा, उसका घर तो कहाँ पे होगा, विलेज में होगा, गाँव में होगा। पोएट तुरंत ये भी सोचता है कि जंगल का मालिक यहाँ नहीं, वो तो पास के गांव में अपने घर में आराम से होगा। तो इससे ये पता चलता है कि पोएट और जंगल के मालिक के बीच एक दूरी है। ठीक है, मालिक समाज का वो हिस्सा है, पार्ट है, यानी कि गांव में है,
जबकि पोएट कहाँ है, नेचर की गोद में अकेला है, जंगल में अकेला है, जो कि नेचर की गोद में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, फिर कह रहे हैं वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। इस लाइन में पोएट को ना एक तरह की आज़ादी और सुकून का एहसास हो रहा है। उन्हें पता है कि जंगल का मालिक उन्हें देख नहीं पाएगा, इसलिए वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सवाल जवाब के इस पल का आनंद ले सकते हैं इस नेचर में रहकर। तो ये एक ना प्राइवेट और सीक्रेट अनुभव है जो उनको फील हो रहा है, नेचर में अकेले फील हो, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, सुकून का एहसास है मुझे। फिर कह रहे हैं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, आगे क्या कह रहे हैं, उसके जंगलों को बर्फ़ से भरते हुए देखने के लिए। मतलब यहाँ पोएट अपने रुकने का सुंदर और सरल रीज़न बता रहे हैं। कह रहे हैं वो बस ये देखना चाहते हैं कि कैसे धीरे धीरे बर्फ़ गिर रही है, जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे कैसे गिर रही है और पूरे जंगल को अपनी सफ़ेद चादर से ढक रही है। ठंड का मौसम है तो बर्फ़ गिर रही होगी, और जब बर्फ़ गिरती है तो पेड़ों पे गिरती है, कैसा लगता है, जैसे वाइट वाइट सब चादर बिछा रहे हैं। तो ये नेचर की सुंदरता के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं, अब यहाँ पे घोड़े की बात हो रही है, घोड़ा भी उनके साथ है, अकेला पोएट नहीं है। कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेर मतलब होता है अजीब, अजीब मतलब मेरा छोटा घोड़ा ज़रूर इसे क्वेर समझ रहा होगा। क्वेर मतलब अजीब समझ रहा होगा। अब पोएट को ना अपने घोड़े के नज़रिए से, अब पोएट को अपना घोड़ा नज़र आता है तो वो घोड़े के नज़रिए से सोच रहा है। ऐसा होता नहीं है कि हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उसका भी नज़रिया अपने आप ही सोचने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पे रुका हूँ या रुकी हूँ तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा। अब सामने वाला कोई घोड़ा है, कोई जानवर है, तो जानवर को भी हम सोचने लग जाते हैं। ये अब यहाँ पे पोएट सोच रहे हैं कि घोड़ा भी क्या सोच रहा होगा कि मेरा मालिक कहाँ रुक गया आके। तो ये घोड़ा को ना एक इंसानी सोच बना रहे हैं, ठीक है। घोड़ा की भी सोच अपने ही बता रहे हैं कि घोड़ा इस तरह मेरे बारे में सोच रहा होगा कि मेरा मालिक कहाँ पे रुक गया है, जंगल में क्यों रुका, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस तरह ही वो बोल रहा है। तो यहाँ पे पोएट ना अपने घोड़े के नज़रिए से सोचते हैं। कहते हैं घोड़ा एक जानवर है और वो इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकता। उसके लिए जंगल में बेवजह रुकना एक अजीब बात होगी। उसके लिए लग रहा होगा कि ये मालिक मेरा क्यों रुका है, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो इंसानी इमोशन को थोड़ी ना समझता है। तो यहाँ पे जो घोड़ा है वो एक प्रैक्टिकलिटी का सिंबल है, ठीक है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, अब आगे क्या कह रहे हैं कि बिना किसी फार्म हाउस मतलब खेतों के बीच में जो बना घर होता है ना, उसके पास। तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि बिना किसी फार्म हाउस के पास हम क्यों रुक गए। ये घोड़े की ही बात कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि घोड़ा ऐसे ही सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मेरा मालिक बीच में क्यों रुक गया, थोड़ा अजीब मुझे लग रहा है, ऐसा घोड़ा सोच रहा होगा। तो ये अपने घोड़े की सोच को खुद बता रहे हैं कि ऐसा घोड़ा मेरे बारे में सोच रहा होगा कि मेरा मालिक क्यों बीच में रुक गया, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों किसी फार्म हाउस पे क्यों नहीं रुका, ऐसा जंगल में क्यों रुका। फार्म हाउस मतलब जहाँ पे उसको आराम मिल सकता था। अगर वो फार्म हाउस में कहीं रुकता मेरा मालिक तो मुझे आराम मिलता, चारा मिलता खाने के लिए। तो ये सब सोच रहा है, मतलब ये इनको लग रहा है कि घोड़ा इस तरह मेरा सोच रहा होगा कि कोई फार्म हाउस है जहाँ आराम और चारा मिल सके, लेकिन बीच जंगल में रुकने का कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। तो ये लाइन जो है ये इंसानी इमोशंस, यानी इनको तो अच्छा लग रहा है, ये नेचर की ब्यूटी को देख रहे हैं, लेकिन जानवर के लिए क्या है, जानवर के लिए क्या नेचर, क्या वो नेचर की ब्यूटी देखेगा? वो तो बस अपनी सुरक्षा देख रहा है, अपनी ज़रूरत उसको चाहिए, यानी मुझे कहीं आराम से जगह मिल जाए और मुझे चारा मिल जाए, वो तो बस यही देखेगा ना। तो यहाँ पे ये लाइन बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई झील के बीच। ये लाइन ना उस जगह को एक क्लियर इमेजरी बना रही है, एक चित्र बनाती है जहाँ वे रुके हैं, जहाँ पे आपके पोएट और घोड़ा रुके हुए हैं और हॉर्स रुके हुए हैं। तो वहाँ पे उस जगह का ना एक क्लियर इमेज बना रही है जहाँ वो रुके। ये जगह बहुत ही सुनसान है, बहुत ठंडी है, यानी एक तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ जमी हुई झील है, यानी कि पास में कोई झील है जो कि फ्रोजन लेक है, एकदम जमी हुई है। और इस अकेलेपन और ठंड का एहसास और भी गहरा होता जा रहा है, और ठंडी का मौसम भी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, आगे क्या कह रहे हैं, साल की सबसे अंधेरी शाम में। मतलब ये जहाँ पे रुके हैं ना, ये पोएट और घोड़ा, ये साल की सबसे अंधेरी शाम है। ये कविता, ये पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है, लाइनों में से एक है। साल की सबसे अंधेरी शाम का मतलब क्या? विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विंटर सोलिस्टिस, SOLSTICE, ठीक है, सोलिस्टिस, यानी कि 21 और 22 दिसंबर का जो दिन होता है ना,
21 और 22 दिसंबर का दिन जब रात सबसे लंबी होती है। और ये कोई नॉर्मल शाम नहीं है जहाँ पे पोएट जिस रात में वो उस उड़ में रुका हुआ है, जंगल में रुका हुआ है घोड़े के साथ, वो कोई नॉर्मल शाम नहीं है। वो क्या है, वो साल की सबसे अंधेरी शाम यानी कि 21-22 दिसंबर का दिन होगा जो जहाँ पे रातें बहुत बड़ी लंबी होती है। तो ये एक चरम अंधकार और ठंड का सिंबल है, यानी कि ये बहुत लंबी रात होगी और काफ़ी अंधकार ये होगा, पूरी रात अंधकार से भरी रहेगी, ठंड से भरी होगी। ठीक है, फिर कहते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक। आगे की थर्ड स्टैंजा में हम आ गए हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक। आगे कहते हैं कि वह घोड़ा, यानी कि घोड़े की बात कर रहे हैं, ही मतलब यहाँ पे घोड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, घोड़े को बोल रहे हैं ही, यानी कि घोड़ा अपनी लगाम में बंधी घंटियों को हिलाता है। तो यहाँ घोड़ा जो अब तक चुपचाप खड़ा था हरकत करता है, अब थोड़ा हरकत करता है, वो अपनी गर्दन हिलाता है जिससे उसकी लगाम में जो घंटी बंधी हुई है ना, छोटी छोटी जो घंटियाँ बंधी हुई है वो बजने लगती हैं। जैसे वो हरकत करेगा, इधर उधर ऐसे हिलाएगा अपने सर को, गर्दन हिलाएगा, तो उसके गले में घंटी बंधी हुई है छोटी छोटी, तो वो बजने लग जाती है। तो ये पोइट्री के मतलब ये पोएम की शांति में एक पहली इंसानी या पालतू कोई टोन है जो सन्नाटे को तोड़ती है। भाई पोएट अकेला है, घोड़ा बोल नहीं सकता, अकेला जंगल में है, तो काफ़ी सुनसान बना होगा, रात का समय है, या तो कहीं से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। किसकी आवाज़ें आ रही होंगी? किसी के कीड़े मकोड़े की आवाज़ें आ रही होंगी, जैसे होती हैं जंगल में आवाज़ें आती हैं, रात के समय आती हैं। या फिर घोड़ा बोल ले रहा, तो घोड़ा उस चुप्पी को तोड़ रहा है जो उस समय कोई बोल नहीं रहा था, कोई आवाज़ नहीं। तो घोड़ा क्या करता है, अपनी गर्दन को हिलाता है और घंटी बजने लग जाती है, तो समझ लो वो एक चुप्पी टूट जाती है। ठीक है, टू आस्क इफ़ देयर इज अ सम मिस्टेक। आगे क्या कहते हैं, ये पूछने के लिए क्या कोई गलती हुई। अब ये फिर से घोड़े की सोच को बोलने लगे। अब ये सोचने लगे कि मेरा घोड़ा बोल तो सकता नहीं, वो घंटी हिला के मुझसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, फिर से घोड़े को इंसानी सोच देते हैं। यहाँ पे वो कल्पना कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा पूछ तो नहीं सकता, लेकिन अपनी घंटी हिलाकर वो पूछ रहा है कि मालिक क्या कोई गलती मुझसे हो गई जो आप यहाँ सुनसान जगह पर रुके क्यों हैं। तो ये घोड़े की बेचैनी और आगे बढ़ने की इच्छा को दिखा रहा है कि घोड़ा चाह रहा है कि जल्दी आगे बढ़ो, यहाँ क्यों रुके हो मालिक। मतलब वो अपनी घंटी बजाकर मुझसे पूछ रहा है, इस तरह ये कह रहे हैं कि घोड़ा इस तरह पूछ रहा होगा कि मालिक आप क्या मुझसे कोई गलती हुई है, आप यहाँ पे क्यों रुके हैं। फिर कहते हैं द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। इसके अलावा दूसरी एकमात्र आवाज़ बस सरसराहट की, जो मैंने अभी बताया। एक तो घोड़े की घंटी की आवाज़ आई एकदम सुनसान इलाके में, एक तो एक सरसराहट की आवाज़ आ रही है। घंटियों की आवाज़ के बाद पोएट हमें बताते हैं कि वो कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं। वो कहते हैं घंटियों के अलावा वहाँ सिर्फ एक बहुत सी धीमी आवाज़ है। ये लाइन हमें उस जगह के गहरे सन्नाटे को एहसास करती है। सोचो कितना गहरा सन्नाटा होगा, जंगल है, अकेला पोएट है, घोड़ा है, घोड़े की घंटी बजी और कहीं से भी एक छोटी सी आवाज़ आ रही है सरसराहट की। तो वो पोएट बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक। आगे कहते हैं धीमी चलती हवा मुलायम बर्फ़ के फाहों की। ये दूसरी आवाज़ है। एक तो आवाज़ किसकी है, घोड़े की घंटी की, दूसरी सरसराहट की। और ये दूसरी आवाज़ क्या है, दूसरी आवाज़ किसी तूफ़ान की नहीं बल्कि बहुत हल्की और मंद हवा चलने की है। ठीक है, यानी कि बहुत मंद हवा चल रही है, बहुत हल्की हवा चल रही है, कोई तूफ़ान नहीं चल रहा है बल्कि बहुत हल्की हवा चल रही है। साथ ही पंख जैसी मुलायम बर्फ़, यानी कि डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक मतलब क्या होता है, पंख जैसी मुलायम बर्फ़ कि गिरने की बहुत धीमी सी आवाज़ आ रही है। कोई मुलायम बर्फ़ गिर रही है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। अब इतने सन्नाटे में तो हर चीज़ सुनाई देगी ना, छोटी से छोटी चीज़ भी कोई बोल देगा तो वहाँ पे सुनाई देगी इतने सन्नाटे में। तो ये आवाज़ इतनी कोमल है कि लगभग सन्नाटे जैसी ही है, सन्नाटा ही है। ऐसा नहीं है कि सन्नाटे में कोई आके इंटरप्ट कर दिया हो, नहीं। और जो उस जगह को और भी शांत और जादुई बना रही है। ठीक है, मतलब ये जंगल के बारे में ही बता रहे हैं। फोर्थ स्टैंजा में आ गए हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, घने हैं और गहरे हैं। ठीक है, घने हैं यानी कि अंधेरा, घने मतलब घने तो ये है, लेकिन घने के साथ साथ क्या है, अंधेरा है। ठीक है, घने के साथ साथ क्या है, अंधेरा है। तो ये पोएम की सबसे फेमस लाइनों में से एक है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पोएट जंगल के प्रति अपने आकर्षण को दिखा रहे हैं, यानी कि जंगल के प्रति जो उनका आकर्षण हुआ है। लवली, लवली की मतलब प्यारे, मतलब सुंदर है जंगल, और डार्क है यानी कि घने अंधेरे हैं, डीप हैं यानी कि रहस्यमयी है जंगल।
इन सभी का मतलब बहुत जंगल बहुत विशाल है, शांत है, जहाँ दुनिया का शोर शराबा बिल्कुल नहीं पहुँच पाता इस जंगल में। ये जंगल बहुत ही आराम है, शांति है, दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर है जंगल। फिर कहते हैं बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये देखिए यही लाइनें, यही स्टैंजा, ये ध्यान रखना, ये जो स्टैंजा है ना, ये वाली स्टैंजा जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने डेस्क पर लिख के रखे रहते थे, ये वाली स्टैंजा को, ये वाली लास्ट स्टैंजा यही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिपीट, यहाँ पे भी आया है फिर रिपीट हुआ है, तो ये रिफ्रेन यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। ये रिफ्रेन है, यानी रिफ्रेन मतलब दोहराव हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं। अब ये इनको कुछ याद आ गया, अब ये जंगल से थोड़ा हट गए, अपनी रियल दुनिया में आ गए। अभी तक तो ये नेचर में खोए थे, लेकिन अचानक ही इनको अपने रियलिटी यानी कि अपनी रियल दुनिया में आ गए। ये कहते हैं बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट मतलब शब्द, यानी कि ऐसे शब्द, यानी कि लेकिन, यानी कि ये पोयम का एक यहाँ पे इन्होंने एक क्या बोलते हैं डिसीजन पॉइंट है, एक निर्णायक मोड़ है ये। यहाँ पोएट को जंगल के आकर्षण से खींचकर वास्तविकता की दुनिया में वापस लाते हैं। मतलब वो जंगल यानी कि नेचर से हट के अपनी रियल ज़िंदगी में आ जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक किसकी बात की है, प्रोमिसेस की बात की है, वादे की बात की है। तो वादे मतलब क्या, जिम्मेदारियाँ, जो उनकी रियल लाइफ में जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनका सामाजिक दायित्व है, उनकी बातें कर रहे हैं। तो ये उनके जीवन के उनके कामों की याद दिलाता है जिन्हें उन्हें पूरा करना है अपने जीवन में। तो ये नेचर से हटकर, जंगल से हटकर इनको अचानक ही अपने वादे याद आ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं, अपने कर्तव्य याद आ जाते हैं जो उनको अपने जीवन में करना है, पूरा करना है। फिर कहते हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। तो इस लाइन के दो मतलब हैं, ठीक है, इस लाइन के दो मतलब हो सकते हैं, गहरे मतलब है। एक तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ की बात करें अगर हम, तो यात्री, अगर कोई यात्री यात्रा पर निकला, जैसे कि पोएट निकले हैं, तो यात्री को रात में आराम करने यानी कि सोने के लिए अपने घर या मंजिल तक पहुंचने के लिए भी अभी एक लंबा रास्ता यानी कि मीलों तय करना है, जैसे कि पोएट को करना है। दूसरा इसका फिलोसफिक अर्थ भी हो सकता है, दार्शनिक अर्थ। यहाँ पे स्लीप यहाँ पे सोने से मतलब क्या हुआ, यानी कि जीवन का अंत, यानी कि डेथ का सिंबल हो सकता है ये। इसका मतलब पोएट कह रहे हैं कि जीवन का अंतिम नींद लेने से पहले उन्हें अभी जीवन में बहुत सारे ड्यूटीज़ पूरे करने हैं, बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने हैं और एक लंबा सफ़र तय करना है। तो दो मतलब हो सकता है, एक तो पोएट यात्रा पर निकले हैं और उन्हें अपने आराम करने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता मीलों तय करना है। एक तो ये भी हो सकता है, एक तो ज़िंदगी से इन्होंने कर दिया है, ज़िंदगी से जोड़ दिया है, यानी कि जीवन का अंत, यानी कि उनको मरने यानी कि डेथ यहाँ पे सिंबल कर दिया है। स्लीप मतलब जीवन का यानी कि डेथ। तो इसमें पोएट कह रहे हैं जीवन का अंतिम नींद मतलब मरना ही हुआ। तो मरने से पहले मुझे अभी अपने जीवन में बहुत सारे कर्तव्य को पूरे करना है और लंबा सफ़र तय करना है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आगे भी वो लाइन वो रिपीट कर रहे हैं, इस लाइन को दोहरा रहे हैं। ये एक क्या है, रिफ्रेन है। ये लाइन को ये इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि ये पावरफुल लगे, थोड़ा मेमोरेबल लगे, ठीक है। तो ये लाइन दोबारा को क्यों दोहरा रहे हैं, ताकि दृढ़ संकल्प, पोएट अपने दृढ़ संकल्प को बता रहे हैं, वो खुद को अपनी जिम्मेदारियों को याद दिला रहे हैं। ये एक गहरी सांस लेकर अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े, अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ना जैसा हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये रेफरेंस में, ठीक है। तो ये थी पोएट्री, ये थी पोएम, कैसी लगी। और अगर हम बात करें, यहाँ तक तो देख ही लिए थे, इसमें इन्होंने डिवाइस कौन कौन सा यूज़ किया है, अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, ये ध्यान रखना, इसको मैं दे दूँगी, आप लोग पढ़ लेना। एसोनेंस का भी यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। ही ऑल्सो यूजेज असोनेंस और वाउल साउंड रिपीटेशन एज इन ही गिव्स इन हार्डनेस बेल्स अ शेक, इसमें इन्होंने यूज़ किया है। सिम्बॉलिज्म भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे सेटिंग एंड कैरेक्टर्स की, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस, बहुत बड़ी हो जाती है। इंडियन कनेक्शन विद लेगेसी, जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया था इसके बारे में, तो इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो नेहरू क्या करते थे, हैंड रिटन कॉपी ऑफ फाइनल स्टैंजा ऑफ हिज ऑफिस डेस्क, ये वाली, ठीक है। पर्सनल मोटो फॉर नेहरू, सिम्बलाइजिंग हिज ड्यूटीज नेशन, तो ये ध्यान रखना है। एंड लेगेसी ग्लोब, बहुत बड़ा हो जाता है ये, बस इतना ही है, मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है।
वो आपको मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट थी मैंने सब पढ़ा दिया, सारी चीज़ें पढ़ा दी। 1 घंटे मैंने कम, हालांकि मैं चाहती हूँ कम समय में पढ़ाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों 1 घंटा हो जाता है। खैर, अब इसी पे क्लास को एंड करती हूँ ताकि और ना बढ़े। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक, लाइक, शेयर नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।